नमस्कार हमारे सभी साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग जो क्लास डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल बेस है और ये न्यूमेरिकल बेस आपका मशीन डिजाइन के दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कर्व बीम पर है। और हमारे सामने इस प्रकार का क्वेश्चन लिखा गया है और ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है और इसको हम लोग बड़े ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करने से पहले आपको कर्व बीम का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। लेकिन यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि आप कर्व बीम के किसी एक न्यूमेरिकल को आप समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एकदम बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर सॉल्यूशन किया जाएगा। और हम लोग जितने क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व करेंगे वो बिल्कुल यही फॉर्मेट है और यही स्टेप है। क्या बदलेगा वो हम लोग देखेंगे। कर्व बीम का बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े थे वो स्ट्रेट बीम से बीम डिफरेंट पढ़े थे और कर्व बीम में माना जाता है कि न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो सेंट्रोइडल एक्सिस से पास नहीं करता है। लेकिन और बाकी स्ट्रेट बीम जो आप पढ़े थे एम अपान आई सिग्मा अपान वाई अपान आर वाला, और इसमें न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस से पास करता था और वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो होता है वो आपका जीरो होता था। सिंपल सा कर्व बीम का न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप लोग के सामने विद कैल्सियो के साथ सॉल्यूशन किया जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले कह रहा है क्वेश्चन द क्रैंक हुक कैरी ए लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। एक क्रैंक हुक है जो फिगर में दिखाया गया है 20 किलो न्यूटन एज शोन इन फिगर। मतलब आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, और क्वेश्चन इसलिए छोटा हो गया क्योंकि क्वेश्चन में फिगर दे दिया है। यदि फिगर न देता तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा जाता, बट यहाँ पर बोल दिया है कि द क्रैंक हुक कैरी ए लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन एज शोन इन फिगर द सेक्शन एक्स एक्स इज रेक्टेंगल। देखिए यहां से हमारा क्वेश्चन परिवर्तित होता है, चेंज होता है। कह रहा है एक सेक्शन जो यहाँ पर एक्स एक्स फिगर में दिया है यह सेक्शन एक प्रकार का रेक्टेंगल है, आयताकार है। हो सकता है ये आयताकार के अलावा किसी और समलंबकार हो या फिर अलग त्रिभुज आकार का हो, इस प्रकार से भी दे सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि क्या आपका इस फॉर्मेट में चेंज होगा। यह क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि हुज साइड जिसकी साइड इज 100 mm है। मतलब यदि जो सेक्शन एक्स एक्स है और इस सेक्शन का आपका 100 दिया गया है और 100 आपका इसका क्या है साइड है 100 mm, और हम लोग कुछ 100 mm फाइंड द स्ट्रेस इन इनर एंड आउटर फाइबर एट गिवन सेक्शन। आपको निकालना है फाइंड द स्ट्रेस इन गिवन सेक्शन, आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा और क्वेश्चन को हम बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं। कह रहा है क्रैंक हुक कैरी ए लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन एज शोन इन फिगर द सेक्शन एट x axis is rectangular whose the side is 100 mm find the stress in inner and outer fiber at given section। इसका इनर जो फाइबर है ये आपका इनर है, ये इनसाइड फाइबर है, इनसाइड फाइबर है, और ये आपका आउटसाइड फाइबर है, आउटसाइड फाइबर है। आप ध्यान देंगे जब भी किसी इस ब्रैकेट पर जो जब भी किसी ये हुक पर क्रैंक हुक पर आप इसका एग्जांपल भी देखे होंगे, जब किसी हुक पर हम 20 किलोन्यूटन का लोड हम नीचे की तरफ लगाएंगे, जब हम इसको खींचेंगे तो ये जो इनसाइड जो साइड है मतलब इनर जो फाइबर है इसके इनर फाइबर की में टेंशन होगा, मतलब इसमें खिंचाव होगा, इसकी जो लेयर है उसके लेयर की लंबाई में वृद्धि होगा। लेकिन बाकी जो आउटसाइड फाइबर है जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसकी लेयर में कंट्रक्शन होगा, मतलब संपीड़न होगा यानी कंप्रेशन होगा। जाहिर सी बात है कि इस लेयर में आपका क्या होगा, इस लेयर में आपका टेंशन होगा और इस लेयर में आपका कंप्रेशन होगा। ये आप समझ गए होंगे कि यह आपका एक प्रकार का कंप्रेशन होगा। लेकिन जब भी किसी भी ब्रैकेट के पर हम 20 किलो न्यूटन लोड लगाएंगे तो 20 किलो न्यूटन लोड लगाने के कारण इस ब्रैकेट में डायरेक्ट स्ट्रेस भी इंड्यूस होगा। मतलब आपको डायरेक्ट स्ट्रेस का प्रभाव भी इसमें दिखाना होगा। उस डायरेक्ट स्ट्रेस के प्रभाव में हमको इनर साइड पर स्ट्रेस और आउटसाइड पर स्ट्रेस आपको निकालना पड़ेगा। ओवरऑल आपको समझ गए होंगे कि हमको पहले तीन प्रकार के स्ट्रेस निकालना होगा। एक आपका डायरेक्ट स्ट्रेस, एक आपका बेंडिंग स्ट्रेस एट इनर फाइबर, बेंडिंग स्ट्रेस एट आउटर फाइबर। जब दोनों निकाल लेंगे तो हम कहेंगे कुल स्ट्रेस आउट इनर पर और कुल स्ट्रेस यानी टोटल स्ट्रेन आउटसाइड पर आपको निकालना पड़ेगा।
तो आप समझ गए होंगे इस तरह से क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप बड़ा ही डिटेल बेहतरीन तरीके से आप फिगर को बनाएंगे जैसे दिया रहता है। और उसके बाद यहाँ पर फिर हम सॉल्यूशन है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। बड़े ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में पहला हम लोग स्टेप फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज द स्टेप फर्स्ट। और स्टेप फर्स्ट में पहला होता है गिवन डाटा। और जैसा कि हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को पिछले सेमेस्टर वाले को भी क्वेश्चन को बड़े बड़े न्यूमेरिकल को बड़ा आसानी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता था, सेम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बड़ा कठिन लोग मानते हैं। बट आपको यह एक फार्मूला की तरह ट्रीट होगा, मींस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड चाहे जितना कठिन क्वेश्चन पुटअप होगा बस आपको एडिट करने की आवश्यकता है, बाकी फॉर्मेट एकदम वही रहने वाला है। तो गिवन डेटा में पहला आपका क्या दिया है, गिवन डेटा में पहला लोड दिया है, यहाँ पर आपका लोड 20 किलोमीटर का दे रखा है। फिर आपका इनर डायमीटर दिया है, आउटर डायमीटर सॉरी इनर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इनर इनसाइड फाइबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आउटसाइड फाइबर, जो आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है वही चीज है। तो पहला हम लोग का लोड दिया है, लोड मतलब W की वैल्यू यदि हम लोग यहाँ बात किया जाए सीधा हम यहाँ पर W ही लिखे तो W इज इक्वल टू कितना दिया है, कहेंगे 20 किलो न्यूटन। 20 किलो न्यूटन, इसको तुरंत आप यहीं पर बदल लीजिए, 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन आपका W हो जाएगा। अब क्या है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनसाइड फाइबर और रेडियस ऑफ कर्वेचर आउटसाइड फाइबर। यदि इसको हम मानते हैं कि माना कि यह RI है, यह क्या है RI और ये आपका R0 है। इसको थोड़ा और तरीके से समझने के लिए हम लोग इसका एक और फिगर अभी बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लिख दें कि यह RI है और RI कितना हो जाएगा, यह 50 mm हो जाएगा। R0 कितना हो जाएगा आपका, ये R0 150 150 mm आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम इस फिगर को और थोड़ा समझना चाहेंगे तो आप देखे होंगे कि हम कुछ इस प्रकार से मान लेंगे कि यह सेक्शन का अलग ये वाला पोर्शन हम यहाँ बना दिए। इस पोर्शन में इस पोर्शन का जो ये दिया है, ये विड्थ जो 100 mm दिया है, ये 100 दिया है, ये आपका 20 दिया है और आर डायमेंशन mm है मतलब 100 mm है और ये आपका कितना है 100 है। आप देखे थे तो यहाँ पर सेंट्राइडल अक्ष न्यूट्रल अक्ष अलग अलग होते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि यह आपका एक प्रकार का सेंट्राइडल अक्ष है, यह C है और ये जो है एक प्रकार का न्यूट्रल अक्ष है, इसको हम मान लेंगे कि यह न्यूट्रल अक्ष है। और एक हम सपोज की मानते हैं दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर के तौर पर ट्रीट करना हुआ मानेंगे, तो माना कि यह एक प्रकार का सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां से हमको दूरी वाला प्रॉब्लम कैलकुलेट करना है। तो ये जो डिस्टेंस आपका होता है यह एक RI होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनसाइड, और जो सबसे बाहर वाला होता है R0 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आउटसाइड, और n वाला जो है दैट इज द RN, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्स लेयर एंड न्यूट्रल एक्सिस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस। और इसको हम सेंट्राइडल को मान लेते हैं कि यह R है। तो कुछ अलग प्रकार ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, मतलब RI दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इनसाइड फाइबर या इनर एंड आउटसाइड, और सिंपल सा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस। तो Rn जो माने हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और R जो माने हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस। ये जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो भी वहां पर डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग का जो सेक्शन है वो एक प्रकार का रेक्टेंगुलर सेक्शन है, वह एक प्रकार का कैसा है रेक्टेंगुलर सेक्शन है। और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम छोटा सा एक रफली फिगर यहाँ पर बना दे रहे हैं सेम इसी प्रकार से। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्रकार का रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का यहाँ से जो ए आपका है ये H मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कुछ भी मानिए, और ये मान लेंगे कि यह B है। और मान लेते हैं कि ये जो अक्ष है इसका जो हम लोग यहाँ पर इस फिगर के लिए बनाए हम एक फार्मूला बेस मान लेंगे कि ऐसा हम बना दे रहे हैं। आपने कहा कि इसका दो प्रकार से न्यूट्रल अक्ष और सेंट्राइडल अक्ष होता है। तो यहाँ पर आप तो समझ गए होंगे कि जो पहला वाला लेयर मिलेगा दैट इज इनर, इसको RI प्रदर्शित करेंगे, न्यूट्रल को RN प्रदर्शित किया जाएगा।
और साथ में इसको हम r प्रदर्शित करेंगे और साथ में इसको हम कितना r0। तो इसमें ri और r तो r0 दिया है, लेकिन आपको rn और r नहीं दिया है क्वेश्चन में। और यदि क्वेश्चन में rn और r नहीं दिया, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको एक फार्मूला के तौर पर कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। हालांकि इंजीनियरिंग में, बीटेक में ये पूरे फार्मूला मशीन डिजाइन के डेटा बुक में दिया रहता है। बहुत सारे डेटा बुक रिलीज होता है जिसमें आप सेमेस्टर एग्जाम में बैठ सकते हैं ले जाकर के। बट डिप्लोमा में, चाहे उत्तर प्रदेश यूपी पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो या अपने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग रूरल टेक्नोलॉजी आईआरटी वाले स्टूडेंट होंगे, उन सभी के लिए जो डेटा बुक एप्लीकेबल नहीं होता है। और इस केस में मशीन डिजाइन का जो प्रोसीड करने वाला फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। मींस डिग्री में जब आप बीटेक करते हैं वहां पर आपके पास पूरी फार्मूला अवेलेबल रहता है, आप उस फार्मूले को यूज करके किसी मशीन के कंपोनेंट का डिजाइन करना होता है। इसलिए वहां पर हो सकता है इस डेटा बुक में ये 6 कॉन्सेप्ट दिया रहे, आपको डायरेक्टली आर्यन और आर वाले फार्मूला में वैल्यू को रखना है और आर्यन और आर की वैल्यू निकाल लेना। लेकिन आपको यहाँ पर याद करना है कि रेक्टेंगुलर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आर्यन की वैल्यू याद करना पड़ेगा, और जिसकी वैल्यू होता है Rn is equal to h upon ln r0 upon ri होता है। मतलब यहां से आप एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि हम लोग के पास Rn का मान कितना होता है, तो कहेंगे h upon ln that is the natural log r0 upon ri। ये चीज आपको याद करना होगा। और सिंपल सा एक और हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेंट्रोइडल एक्सिस या ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए भी आपको याद करना होगा। तो सीधा सीधा ये तो है इसकी अक्ष, मतलब यहां से इसकी वैल्यू डिटरमाइन करना है, तो कहेंगे ri और ये सेंट्रोइड मतलब h/2 मींस ये तो आपको सीधा सीधा हो जाएगा r = ri + h/2। यहां पर जो वैल्यू दिया है इसके रिगार्डिंग हम लोग यहां से इसको h बराबर 100 मान लेंगे। तो ये आपका 100 दिया है और साथ में b की वैल्यू जो दिया है वो 20 mm अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहां मान लेंगे। मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा जब हमको न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। तो सेक्शन दिया रहता है, यदि आपको समलंब दे दिया और या फिर आयत दे दिया या त्रिभुज दे दिया या कोई आई सेक्शन दे दिया, उन सभी के लिए आर्यन और आर की वैल्यू याद करना पड़ेगा। लेकिन डिप्लोमा में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन देने की पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। लेकिन हाँ, ये बीटेक में आपका कोई भी सेक्शन इसलिए दे देता है क्योंकि आपके पास फार्मूला अवेलेबल होता है डेटा बुक में। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बस बड़े ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आप बीटेक कर रहे हैं और आपके मशीन डिजाइन का पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली डेटा बुक में दिया रहता है। लेकिन वहां पर सेक्शन आपका आयत के अलावा कोई और प्रकार का दे देगा जिसमें बहुत बड़ा फार्मूला होगा और वहां पर आप डेटा रखेंगे और कैसियो से सॉल्यूशन को किया जाएगा। तो आपने देख लिया कि हम लोग पहले गिवन डेटा निकाल जो जो दिया है जनरली ri r0 h और b हम लोग यहाँ पर a मान लिए। इसके बाद हम क्या प्रयास करेंगे निकालने के लिए, एरिया निकाल लिया जाए। क्योंकि हमको एरिया इसलिए जरूरत है, हम लोग को एरिया इसलिए जरूरत है क्योंकि हमको डायरेक्ट स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू W/A होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया पहले निकाल लेते हैं। तो एरिया हो जाएगा, एरिया मान लेते हैं A बराबर B इंटू H। और इस प्रकार से B की वैल्यू जो है वो आपका दिया है 20 और H की वैल्यू 100। और इस प्रकार से ये हो जाएगा 2000 mm स्क्वायर। ये आपका एरिया एकदम बकायदा नोट करते हुए चलेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन नहीं है, यह एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको आप आराम से एक बार समझ गए तो इससे रिलेटेड चाहे जितना कठिन क्वेश्चन आप 100% आप लगा लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास कुछ दिमाग में बनता है कि आगे हम क्या क्या कैलकुलेट करें। इसलिए हमको यदि यहीं पर देख लिया जाए कि जैसे हमको डायरेक्ट स्ट्रेस निकालना हो तो हम W/A चाहिए, ठीक है। और यदि हमको बेंडिंग स्ट्रेस एट इनर फाइबर पर इनसाइड फाइबर पर निकालना होगा तो इसके लिए फार्मूला आप जानते हैं M/AE YI/RI। मतलब ये सिंपल सा ये फार्मूला आपको याद होगा। ये फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा इसको बोलते हैं जो जनरली कि H या W/A W सॉरी M/A होता है। M/A
यम अपान ए, ठीक है ना। ई का मान क्या होता है, कहेंगे न्यूट्रल अक्ष और सेंट्राइडल अक्ष के जो बीच की दूरी होता है वही आपका ई का वैल्यू होता है। उसको हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे वो मालूम हो जाएगा। वाई आई अपान आर आई, मतलब वाई आई अपान आर आई ये फार्मूला होता है। हम लोग आई आई की वैल्यू और दूसरा हम लोग को निकालना है बी जीरो। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा यम अपान ए ई और y जीरो अपान आर जीरो। और इस केस में आपको यहां से आइडिया लग गया होगा कि हमको हमको क्या निकालना है, मोमेंट की वैल्यू, हमको e की वैल्यू निकालना है, हमको आर आई आर जीरो सब दिया है। लेकिन वाई आई की वैल्यू यहां से यदि देखा जाए कि भैया वाई आई की वैल्यू या वाई जीरो की वैल्यू क्या हो सकता है और हमको उस केस में क्या निकालना होगा, तो वाई आई की वैल्यू जो होता है यदि आप कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे कि वाई आई की वैल्यू सिंपल सा क्या होता है, तो देखेंगे तो मालूम चलेगा कि वाई आई का मतलब होता है दिस वैल्यू। दिस वैल्यू मतलब न्यूट्रल अक्ष से ए वाला दूरी, और वाई जीरो की वैल्यू न्यूट्रल अक्ष से आपका इधर वाला दूरी। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब आर एन में से आर आई को घटा देंगे, आर एन में से आर आई को हम घटा देंगे, दैट मीन्स आर एन माइनस आर आई को घटा देंगे तो हमको वाई आई मिल जाएगा। मतलब वाई आई जो डिस्टेंस है दैट मीन्स कि यह डिस्टेंस आपका होता है, ये आपका वाई आई होता है। और यदि इसको इधर बोला जाए तो वाई जीरो हो जाएगा। तो वाई जीरो की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यह पूरा हमारा यहाँ से लेकर के ये आर जीरो है, और आर जीरो में से आर एन की वैल्यू घटा दिया जाएगा तो वाई जीरो मिल जाएगा। मतलब आर जीरो में से आर्यन की वैल्यू को घटा दिया जाएगा तो वाई जीरो मिल जाएगा। मतलब आपको आर्यन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आर्यन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए यहां पर लिख देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिख देते हैं यहां पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यहां से लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम लोग यहां से लिख देते हैं। देखिए तो यहां से हम लोग का आर्यन क्या हो जाएगा, आर्यन बराबर हम लोग वही फार्मूला लिखेंगे एच अपान यल एन आर जीरो अपान आर आई। और एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू यहां पर देखेंगे तो एच की वैल्यू 100 है, और इसमें एलियन आर जीरो की वैल्यू जो दिया है 150 150 और ये आपका 50 दिया है। इसको आप सॉल्व करेंगे और यहाँ से आर्यन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज कि हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 150 अपान 150 150 डिवाइडेड बाई 50 जो भी आएगा इसको डायरेक्टली हम लोग एलियन आंसर कर दिया जाएगा, जो आएगा 100 में इसको डिवाइड करके आंसर लिख देंगे तो 91.023 आ रहा है। मतलब 91.023 आपका ए एम आ रहा होगा। और इस प्रकार से यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंट्राइडल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंट्राइडल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंट्राइडल एक्सिस आर की वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे आर आई प्लस, आर आई प्लस, देखिए यहां पर आर आई प्लस एच बाई टू, आर आई प्लस एच बाई टू, और इस प्रकार से आर आई की वैल्यू 50 और इसकी वैल्यू 100.2, मतलब 50 प्लस 50, और इस प्रकार से 100 एम आपका ये हो गया। मतलब दो आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो गया, एक आपका इसका और दूसरा इसका। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंट्राइडल एक्सिस। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंट्राइडल एक्सिस एंड द न्यूट्रल एक्सिस। लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन distance between neutral axis and centroidal axis, सेंट्राइडल एक्सिस हम लोग इसको बोलते हैं ई का मान। और ई का मान क्या होता है ये देखेंगे
ई का मान होता है सेंट्राइडल अक्ष से न्यूट्रल अक्ष के बीच की दूरी, मतलब ए वाला वैल्यू जो होता है वो ई का मान होता है। आप इसको ई की वैल्यू बोलेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई। और ई की वैल्यू यानी आर में से यदि आर्यन को घटा दिया जाए तो हम लोग वैल्यू निकल जाएगा, मतलब आर माइनस आर्यन। और आर माइनस आर्यन, आर की वैल्यू हम लोग रखेंगे 100 और आर्यन की वैल्यू रखेंगे 91.023। जो भी वैल्यू आएगा और यहां से हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो इसमें 100 में से हम डायरेक्टली घटा रहे हैं, 100 माइनस जो भी वैल्यू आया है वो 8.976 आ रहा है, मतलब 8.976 हम लोग का ई की वैल्यू आ रहा है, मतलब एक वैल्यू हमारा ए कैलकुलेट हो गया। इसको हम लोग एमएम में कर देते हैं, ऑल डायमेंशन एमएम, तो एमएम में हम लोग इस वैल्यू को कर देते हैं। अब क्या करना है, अब बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड सेंट्राइडल एक्सिस हम लोग निकाल लेते हैं, कहां से मोमेंट लगेगा। डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड सेंट्राइडल एक्सिस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड सेंट्राइडल एक्सिस। डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड सेंट्राइडल एक्सिस, यदि ये अक्ष है तो यही एक्स जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेंट्राइडल एक्सिस के बराबर होता है। जब लोड और सेंट्राइडल एक्सिस के बीच, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द सेंट्राइडल एक्सिस, और इसी को हम लोग आर बोलते हैं। और आर की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 100 mm। तो ये आपका यक्स का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस, क्या सॉरी बेंडिंग मोमेंट अबाउट द सेंट्राइडल एक्सिस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहां से लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट अबाउट सेंट्राइडल एक्सिस। तो हम m की वैल्यू निकालेंगे और m की वैल्यू w इंटू एक्स हो जाएगा, w इंटू एक्स। w की वैल्यू देखिए यहाँ पर 20 इंटू 10⁻³ और इंटू x की वैल्यू 100, 100 मतलब 100 यहाँ 1 यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10⁶ न्यूटन एम हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे, यूनिट का बड़े ही ध्यान से इसको लगाएंगे। अब हम लोग स्टेप आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस की तरफ, मतलब डायरेक्ट स्टेप सेकंड हम लोग यहाँ पर, ये तो मान लीजिए सब कुछ इसके अकॉर्डिंग हम जितना भी वैल्यू था वो सभी से निकाला गया है। और यदि हम यहाँ पर स्टेप सेकंड लिखा जाओ और इसमें लिखेंगे में डायरेक्ट स्ट्रेस, हम लोग इसमें क्या लिख दें, डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा। तो कहेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा, यदि डायरेक्ट की बात किया जाएगा तो W अपान A होगा। W की वैल्यू जो रखा जाएगा वो सिंपल सा आपका 20 इंटू 10⁻³ एरिया की वैल्यू आपका दिया गया है वो 2000 है, 1 2 3 इससे कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 न्यूटन प्रति mm²। स्टेप सेकंड हो गया। अब स्टेप थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस एट इनसाइड फाइबर। बेंडिंग स्ट्रेस यहां पर लिख देते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस एट इनसाइड फाइबर, बेंडिंग स्ट्रेस एट इनसाइड फाइबर या इनसाइड फाइबर या लेयर जो भी लिख सकते हैं। और इसके लिए फार्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा कि वी नो दैट द बेंडिंग स्ट्रेस एंड इनसाइड फाइबर bi की वैल्यू m अपान ए, m अपान ए, yi अपान ri ये होता है। और आप जानते हैं कि yi बराबर क्या होता है, तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, यहाँ डायरेक्टली rn माइनस ri होता है। Rn की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा 91.023 और Ri की वैल्यू जो है वो 50 है और इसको हम लोग यहीं पर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ की वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू जो दिया है वो 2 इंटू 10⁶ अपान एरिया की वैल्यू 2000
स्मॉल ई की वैल्यू 8.976 और इसकी वाई आई की वैल्यू यहां से हम लोग देखते हैं कि 91.023 माइनस 50 और ये हो जाएगा 41.023 41.023 ये आपका एमएम हो गया। और यहां से हम लोग लिख देते हैं 41.023 और इसमें आर आई यानी 50 ए डिवाइड हो जाएगा। यानी इसको आपको टोटल सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर वैल्यू को पुट आउट कर देना है। जैसे जो आया, जैसे हमारा इतना आया और इसको चाहे तो हम फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली 2 into 10 to the power 6 ये आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल हम डिवाइड करते हैं 2000 into 8.976976 into 50 और ये 50 जब आंसर क्लिक करेंगे 91.405 आ रहा है 91.405 91.405 और समथिंग है 9 करके भी है यहाँ पर कैसियो में 9 ये किसमें आएगा दैट इज द न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। और ये कैसे आएगा कहेंगे जब भी इसको खींचेंगे इधर टेंसाइल होगा दैट मींस ये आपका टेंसाइल में आएगा। अब आगे चलते हैं स्टेप फोर्थ में यहाँ लिखते हैं स्टेप फोर्थ और लिखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस एट आउटसाइड फाइबर या आउटर फाइबर जो भी बोलेंगे ये आपका स्टेप चल रहा है हम लोग का। कहेंगे आउटसाइड फाइबर के लिए फार्मूला हम लोग का हो जाएगा बी सिग्मा बी दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस आउटर फाइबर पर। इसमें m अपान ए और y0 अपान r0 दैट मींस y0 की वैल्यू आप क्या रखेंगे हमने ऑलरेडी यहाँ पर उसीलिए सब कुछ पहले निकाल दिया r0 माइनस ri और r0 की वैल्यू 150 है और सॉरी r0 माइनस rn और rn की वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे rn 91.023 यहां से m की वैल्यू को रखा जाएगा 2 into 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई एरिया 2000 e की वैल्यू 8.97 yi की वैल्यू जो हम घटाने पर अभी प्राप्त करेंगे ये जो घटाने पर प्राप्त किया जाएगा इसको डिवाइड मतलब 150 में से 91.023 इसको हम डिवाइड सब्ट्रैक्ट किए घटा दिए जो आया 58.977 आ रहा 58.977 आ रहा 58.977 mm आप कर सकते हैं तो यहाँ रख दीजिए ये हो जाएगा 58.977 अपान 150। अब इसको टोटल हम क्या करेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा इतना वैल्यू आया इसमें से हम गुणा कर देते हैं 2 into 10 to the power 6 और डिवाइड करते हैं ब्रैकेट में सबको लिख देते हैं 2000 into 8.97 into 150 150 सॉल्व करेंगे ये आया 43.83 समथिंग आ रहा है हमको लग रहा है 43 पॉइंट समथिंग 43.8327 43 पॉइंट देखिए 43.832 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। लेकिन ये कैसे आएगा ये आपका नेगेटिव होगा दैट मींस इसको हम बोलेंगे कंप्रेसिव चूंकि यह कंप्रेसिव में लग रहा है। टेंसाइल को यदि हम यहां लिख दें दैट विल बी कंसीडर टेंसाइल स्ट्रेस इज द पॉजिटिव and the compressive stress it is negative हम मानते हैं। तो जो इनर फाइबर है उस पे आपका टेंसाइल होगा और आउटर पर कंप्रेसिव होगा क्योंकि हमारा जो लेयर है वो आपस में जुड़ रहा है।
और चौथे स्टेप में हो गया। पांचवें स्टेप में हम लोग फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नेक्स्ट में, दैट इज द स्टेप नेक्स्ट में हम बोलेंगे, और जो पूछा गया है दैट इज द फाइंड द स्ट्रेसेस, मतलब कहेंगे स्ट्रेसेस, देन बोलेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस एट, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस एट इनसाइड फाइबर, और यदि दैट इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा डी सिग्मा आर, रिजल्टेंट कहां पर, इनसाइड पर, इनसाइड मतलब हम लोग इनसाइड पर टोटल, इनसाइड पर रिजल्टेंट निकालना है, और इसलिए सिग्मा डी ये आपका टेंसाइल है, और ये जो सिग्मा बी आई है ये भी आपका कैसा है, टेंसाइल है, इसलिए दोनों ही प्लस प्लस रखेंगे, दोनों प्लस प्लस रखेंगे, एक रखा जाएगा 10 प्लस एक रखा जाएगा यहाँ पर 91.4059, और इसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद आपका मतलब 101001.4059 न्यूटन प्रति यम स्क्वायर, ये कैसा होगा, कहेंगे टेंसाइल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 6 में क्या होगा, स्टेप 6 में हम रखेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस एट, रिजल्टेंट स्ट्रेस एट आउटसाइड फाइबर, आउटसाइड फाइबर, देखिए यहां पर बोला है आउटर फाइबर एंड इनर, इसलिए हम लोग इनसाइड आउटसाइड फाइबर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर रिजल्टेंट में हम लिखेंगे, रिजल्टेंट में यदि हम आउटसाइड बोला जाए तो यहां पर 10 दैट इज द टेंसाइल में, या सिग्मा डी टेंसाइल है, यहां पर सिग्मा डी कैसा है, टेंसाइल है, और प्लस सिग्मा बी जीरो कैसा है, कंप्रेसिव है, और कंप्रेसिव को हम लोग ने नेगेटिव माना था, इसलिए यहाँ पर 10 आपका प्लस में होगा और ए वाला क्या होगा, माइनस में होगा, इसलिए 43.832 हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसके बाद इसमें से घटा देंगे 43 में से समथिंग, तो हम लोग का हो जाएगा 3 और 3, लेकिन नेगेटिव में 0.832, ये नेगेटिव में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम न्यूटन प्रति एम स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ लिखना चाहेंगे तो कहेंगे 33.832, और ये हो जाएगा यहाँ पर कंप्रेसिव, ये कैसा हो जाएगा, कंप्रेसिव। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर हम लोग का कितना आ रहा है, चाहे तो हम लोग यहीं पर फाइनल आंसर लिखा जाए कि भैया आर बी जो है टोटल रिजल्टेंट, या टोटल रिजल्टेंट इनर पर जो है, या इनसाइड इनर पर जो है, वो आपका आ रहा है 101.4059, ये कैसे है, मेगा पास्कल कर दे, और ये है टेंसाइल में, और यदि हम सिग्मा रिजल्टेंट आउटसाइड की बात किया जाए तो ये है 33.832 मेगा पास्कल, ये आपका कंप्रेसिव में होगा। तो ये इसलिए हमने छोटा में साइज को कर दिया ताकि आपको पूरा न्यूमेरिकल एक साथ बोर्ड पर डिस्प्ले हो, ताकि आपका पूरा स्टेप एकदम बिल्कुल ध्यान से दिखता रहे। तो ये हमारा आंसर है जो कि पूछा गया है। हमने स्टार्ट किया था स्टेप 1 से और स्टेप 2, स्टेप 1 स्टेप 2 लगाने से थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाता है, न्यूमेरिकल देखने में अच्छा लगता है, और आगे क्या करना है वो आपको धीरे धीरे जानकारी होने लगता है। इसलिए पहले आप देखिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होता है फाइनल आंसर पहुंचने तक, और ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट को, ऐसे ऐसे आवश्यकताओं को हम स्टेप में बदलते हैं और न्यूमेरिकल को बेहतर बनाते हैं। तो कैसे मालूम चलता है कि स्टेप आगे हम क्या रखा जाए, स्टेपिंग कैसे किया जाए, स्टेप क्या हेडिंग क्या डाला जाए, तो कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि आपका पहले से डेटा मालूम होता है, हमको ज्ञात करना है क्या करना है। तो कहीं पर यदि ये फार्मूला हम फिगर के आसपास लिखेंगे तो आपको लग जाएगा कि यार
हम यहाँ तक तभी पहुंचेंगे जब ये मालूम हो, जब ये मालूम हो, और इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, तो उसी में आप स्टेप धीरे धीरे बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये न्यूमेरिकल एकदम कंप्लीट हमारा पास हुक का है। और इसी प्रकार से यदि ये सेक्शन अलग अलग प्रकार का दे देता है तो आपका आर्यन की वैल्यू अलग हो जाएगा, आर की वैल्यू अलग हो जाएगा, मतलब आपका बाकी सब प्रोसीजर एकदम बेहतरीन सेम रहेगा, बस आपको यही फार्मूला जो याद करने वाला है वो आपका बदल जाएगा। तो ये तो था क्वेश्चन जो कर्व बीम पर है। बाकी इसी प्रकार से और एकदम प्रॉपर क्लास अटेंड करने के लिए आपको हमारे लाइव क्लास में आना पड़ेगा या फिर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि मशीन डिजाइन से रिलेटेड, पेपर सॉल्यूशन से रिलेटेड किसी प्रकार की क्वेरी है तो जो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे और डायरेक्शन विजन की टीम आपसे कांटेक्ट करेगा कि कौन सी बैच कब कैसे चल रहा है। बाकी किसी प्रकार का और अपडेट लेने के लिए आप हमारे डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। किसी प्रकार का कोई भी डाउट यदि आपका है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।